नमस्कार। कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय की जो अपनी किताब है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, या भूगोल विषय के बारे में अपना अध्ययन होगा, जिसमें अपनी जो किताब रहेगी वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस विषय में अपन बात करेंगे आज कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है आपकी, इस विषय के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आप इधर ध्यान दें सभी। जैसे कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये अपनी बुक है जो 12th क्लास में एक पार्ट के रूप में अपने चलती है। तो सबसे पहले अर्थ अपने को ये देखना है कि भूगोल होता क्या, कि भूगोल की परिभाषाएं क्या है, भूगोल क्या है। ठीक है, तो अपन बात करें कि भूगोल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द का क्या है, पर्याय है। और ये ज्योग्राफी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ अपन देखते हैं ज्योग्राफी का, तो शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विद्वानों ने पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी लिखा है, अर्थात प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक विद्वानों ने अपनी पृथ्वी के बारे में जो कुछ लिखा है उसका वर्णन करना ही क्या है, भूगोल। कि प्राचीन समय में विद्वानों ने अपनी पृथ्वी के बारे में चाहे पर्वतों के बारे में लिखा हो, चाहे पठारों के बारे में लिखा हो, चाहे मैदानों के बारे में, चाहे नदियों के बारे में, या किसी भी धरातल के बारे में उन्होंने वर्णन किया हो, तो उन सब का एकत्रित रूप में या संग्रहित रूप में जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो विषय ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब बात करें कि भूगोल विषय जो है वो 18वीं शताब्दी से पूर्व केवल और केवल कौन से विषय के रूप में, सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। ये किसका पार्ट होता था, केवल एक सामाजिक विज्ञान विषय का पार्ट होता था। अर्थात इस विषय का अलग से अध्ययन नहीं होता था। क्या नहीं होता था, अलग से इसका अध्ययन नहीं होता था। ये केवल सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में, जिस प्रकार से आपने 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान पढ़ी होगी, जिसमें आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, भूगोल भी पढ़ा होगा, राजनीति भी पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र भी पढ़ा है, समाज शास्त्र भी पढ़ा, उसी तरीके से ये भूगोल जो है वो भी सामाजिक विज्ञान विषय का क्या था, केवल एक हिस्से के रूप में इसको पढ़ाया जाता था। आगे अपन बात करें तो भूगोल विषय की स्थापना में या भूगोल विषय को स्थापित करने में या भूगोल को एक अलग से विषय के रूप में पहचान दिलाने में जिन विद्वानों का योगदान रहा है वो थे 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट महोदय व रिटर महोदय, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण प्रयासों से इस विषय को एक अलग पहचान दिलाई और भूगोल या ज्योग्राफी के नाम से अपने एक अलग विषय को उन्होंने स्थापित करवाया था। इसके बाद अपन बात करें तो भूगोल एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगता है, किनके प्रयासों से, हम्बोल्ट महोदय व रिटर महोदय के प्रयासों से। अर्थात हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय ने अपने प्रयास से भूगोल को सामाजिक विज्ञान से अलग करा के एक विषय के रूप में क्या कर दिया, इसको स्थापित कर दिया। जैसे 11th क्लास में अपन विषयों का डिवाइडेशन करते हैं, जैसे हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, तो आज अपन एक स्वतंत्र विषय के रूप में जिस विषय का चुनाव करते हैं उनमें एक भूगोल विषय भी आता है। तो इस भूगोल विषय को स्थापित कराने में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो किसका रहा है, हम्बोल्ट महोदय का और रिटर महोदय का। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें तो पृथ्वी के मूल रूप से दो महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। पृथ्वी पर अपने को जो कुछ दिखाई देता है उसमें दो ही महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक प्रकृति जिसे अपन भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, अर्थात जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और दूसरा है जीवन जो मानव द्वारा निर्मित है। एक
प्रकृति ने निर्मित किया है, दूसरा जीवन जो विशेष रूप से मानव द्वारा निर्मित माना जाता है। अर्थात दो प्रकार के भूदृश्य अपने को दिखाई देते हैं, एक प्रकृति द्वारा निर्मित और एक मानव द्वारा निर्मित। प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्यों की अपन बात करें तो जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, नदियां हैं, महाद्वीप है, महासागर है, वायुमंडल है, अपना महासागर है, ये सभी क्या हैं? प्रकृति निर्मित भूदृश्य माने जाते हैं। जबकि अपन बात करें जैसे कृषि है, इस द नगर है, अधिवास है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ये सभी किसका पार्ट है? मानवीय भूगोल का, या अपन कहें कि मानव द्वारा निर्मित कारकों से संबंधित ये पार्ट माना जाता है। अब बात करें कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भूगोल विषय की विषय वस्तु के रूप में केवल भौतिक कारकों का ही क्या किया जाता था? अध्ययन किया जाता था। अर्थात हम्बोल्ट व रिटर महोदय ने जब भूगोल की एक विषय के रूप में स्थापना कर दी तो उसके बाद में जब इसके विषय वस्तु के बारे में पूछा गया कि इस विषय में कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा, तब हम्बोल्ट व रिटर महोदय ने बताया कि इस विषय में जो विषय वस्तु होगी वो केवल कौन सी विषय वस्तु होगी? भौतिक कारकों से संबंधित विषय वस्तु होगी। अर्थात प्रकृति द्वारा निर्मित कारकों का इसमें क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। कि प्रकृति के द्वारा जैसे महाद्वीप महासागर कैसे बने हैं, नदियों के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनाई जा रही है, इसी प्रकार से पठार है, मैदान है, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वायुमंडल किस प्रकार से निर्मित हुआ है, महासागरों में कौन से उच्चावच पाए जाते हैं, महासागरों का अपने लिए क्या महत्व है, इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाना था? भूगोल विषय में इसका अध्ययन किया जाना था। लेकिन अपन बात करें तो मानव को इस विषय में महत्व नहीं दिया गया। इस विषय में किसको केवल प्रारंभिक समय में भूगोल विषय में केवल किस विषय को महत्व दिया गया था? भौतिक कारकों को महत्व दिया गया। इसमें मानवीय कारकों की क्या की गई? अपेक्षा की गई। अर्थात मानवीय कारकों को इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया। तो आप भी ये जानते हैं कि जब मानव आज कोई भी काम करता है तो उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अर्थात जब मानव को किसी भी विषय से किसी प्रकार का लाभ होने की गुंजाइश नहीं हो तो वो उस विषय का अध्ययन क्यों करेगा? जब इस भूगोल विषय में भौतिक कारकों का ही केवल अध्ययन किया जा रहा था कि नदियों के द्वारा ये स्थलाकृतियां बनती है, मिट्टी ये इस प्रकार की होती है, वनस्पति के ये प्रकार होते हैं, लेकिन इनका मानव के लिए महत्व क्या है, मानव के लिए क्या उपयोगिता है, इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इस वजह से क्या होता है कि मानव को इस विषय में महत्व नहीं दिए जाने के कारण से इस विषय की प्रासंगिकता या महत्व क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता। अर्थात ये मानव के लिए उतना उपयोगी नहीं रहता है जितना वास्तविकता में उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि उसमें मानव के महत्व को किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया गया था। इसी प्रकार से आगे अपन बात करें तो आगे चलकर जब हम्बोल्ट व रिटर अपने महोदय जो अपने अंतिम समय में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि अगर इस भूगोल विषय में जिसकी अपन ने स्थापना की है, अगर अपन ने इसमें मानव को महत्व नहीं दिया या मानवीय क्रियाओं को महत्व नहीं दिया तो ये भूगोल विषय कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की पढ़ने की रुचि क्या होती गई? कम होती चली गई, क्योंकि इसमें मानव को क्या नहीं मिल रहा था? महत्व नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से इसका महत्व कम होने लगा। तो अपने अंतिम समय में हम्बोल्ट व रिटर महोदय ने मानव के महत्व को स्वीकार करते हुए कि मानव के बिना इस विषय का क्या नहीं किया जा सकता? अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने स्वीकार किया कि पृथ्वी का जो अध्ययन है वो किसके निवास के रूप में? मानव निवास ग्रह के रूप में किया जाना चाहिए।
कि इस पृथ्वी का अध्ययन किस रूप में होना चाहिए, कि मानव के निवास ग्रह के रूप में इस पृथ्वी का अध्ययन किया जाना चाहिए। और यहीं से ही जैसे ही मानव को भूगोल विषय में महत्व दिया जाने लगता है, उसी समय से भूगोल में मूल रूप से दो शाखाएं विकसित हो जाती है, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन बात करें तो अतः इस प्रकार भूगोल में मानव को महत्व देने के साथ ही भूगोल विषय में मूल रूप से दो शाखाओं का विकास होता है। एक है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल जो विषय है इसका आपने 11th क्लास में अध्ययन किया है, और मानव भूगोल जो शाखा है इसका अध्ययन 12th क्लास में अपन करेंगे। तो बात करें मानव भूगोल की, पहले बात करते हैं हल्की सी भौतिक भूगोल क्या होता है। तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक कारकों का जब भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं। अर्थात भौतिक कारकों का, जैसे पृथ्वी है, इसमें महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत, पठार, मैदान, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच, तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों का जब अपन भौगोलिक दृष्टि से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस विषय को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल कहा जाता है। इस भौतिक भूगोल के जो पिता हैं उसके किस नाम से जाना जाता है, पोसिडोनियस महोदय को भौतिक भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पोसिडोनियस महोदय ने यूनानी विद्वान थे और उन्होंने भौतिक भूगोल को स्थापित करने में इनका क्या रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आगे बात करें भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल की मूल रूप से 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं। पहली है स्थल मंडल या भू आकृति विज्ञान, जिसका आपने 11th क्लास में अध्ययन किया है, जिसे अपन सामान्य रूप से जियोमोफोरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो शाखा है वो जलवायु विज्ञान या वायुमंडल होती है, जिसमें अपन ने वायुमंडल के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल का संगठन क्या होती है, वायुमंडल की संरचना क्या होती है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कौन सी परतें हैं, कौन से वायुदाब क्या होता है, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, चक्रवात क्या होते हैं। इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इस वायुमंडलीय पार्ट में किया जाता है। इसी प्रकार से जलमंडल, जिसे महासागरीय विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, और एक आता है जैव मंडल। जैव मंडल को भी भौतिक भूगोल में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जीवन का जो विकास है वो इन तीनों के मिलने से ही होता है। किनके, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जब तीनों जहां पर मिलते हैं वहीं पर ही जीवन की दशाएं बनती है, क्योंकि जीवन का जो विकास है केवल अकेले वायु से नहीं हो सकता, उसके लिए जल भी चाहिए और स्थल भी चाहिए, स्थल के साथ उसे जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। तो जीवन जो है वो इन तीनों के मिलने से ही बनता है। इस कारण से इस जैव मंडल वाले पार्ट को भी अपन किस में सम्मिलित करते हैं, भौतिक भूगोल की इसी शाखा में सम्मिलित किया जाता है। अब बात करें मानव भूगोल की, ये अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहीं से ही अपने मानव भूगोल विषय की क्या होती है, स्थापना होती है। यहीं से मानव भूगोल विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपने स्थापित होता है। तो मानवीय क्रियाकलापों का जब भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो उस विषय को ही किस नाम से जाना जाता है, मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अर्थात मानव जो क्रियाएं कर रहा है उन क्रियाओं का जब भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो उसे किस नाम से, मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि कार्य कर रहा है, कृषि को भूगोल से जोड़ा तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल का विकास होता है। इकोनॉमी को ज्योग्राफी से जोड़ा तो आर्थिक भूगोल का विकास होता है। सामाजिक को ज्योग्राफी से जोड़ा तो सामाजिक भूगोल का क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों को जब भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव
इस द दोनों के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं, उन अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। अर्थात प्रकृति व मानव के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल। आपके प्रश्न ये पूछा जा सकता है 12th क्लास में बोर्ड के पेपर में कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल का सीधा सा अर्थ है कि दो कारक हैं, प्रकृति और मानव। अब इन दोनों के बीच में संबंध कैसे पाए जा रहे हैं? इनके बीच में संबंध अच्छे हैं, बुरे हैं, या किस प्रकार के संबंध इनके बीच में पाए जाते हैं, जो आगे अपन मानव भूगोल की जो विचारधारा है उनमें उनका अध्ययन करेंगे कि इनके बीच में संबंधों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो मानव और प्रकृति के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल है। बात करें आगे अपन, तो प्रकृति और मानव दोनों के बीच आपस में क्या पाए जाते हैं? अंतर संबंध पाए जाते हैं। अर्थात प्रकृति मानव को प्रभावित करती है और मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। इस वजह से दोनों के बीच जो अंतर संबंध बन रहे हैं और इन अंतर संबंधों की वजह से जो परिणाम अपने सामने दृष्टिगत हो रहे हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। अब बात करें मानव भूगोल की शाखाओं की, तो मानव भूगोल की कई शाखाएं हैं, जैसे सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, अधिवास भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है। अर्थात कोई सी भी मानवीय क्रिया हो, अगर उसे अपन भूगोल के साथ जोड़ देते हैं तो वो मानव भूगोल की एक नई शाखा के रूप में स्थापित हो जाती है। जैसे कृषि को भूगोल से जोड़ा तो कृषि भूगोल, आर्थिक क्रियाओं को भूगोल से जोड़ा तो आर्थिक भूगोल, जनसंख्या को भूगोल से जोड़ा तो जनसंख्या भूगोल, अधिवासों को भूगोल से जोड़ा तो अधिवास भूगोल। अर्थात किसी भी मानवीय क्रिया को जब भूगोल से जोड़ा जाता है तो मानव भूगोल की एक नई शाखा का विकास होता है। और आपकी बोर्ड क्लास में यहाँ से 101% पूछे जाने की संभावनाएं होती है कि मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताइए, या मानव भूगोल की किन्हीं 5 शाखाओं के नाम बताइए। तो आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है कि मानवीय क्रियाकलाप और प्रकृति के बीच जो अंतर संबंध हो रहे हैं उनका अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। तो अब मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है उनको किससे कनेक्ट करना? अपने को केवल भूगोल से जोड़ना है। और जैसे ही भूगोल से जुड़ेंगे तो एक नई शाखा क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करें अपन, तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा। इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? इरेटोस्थनीज महोदय को। अर्थात इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द दिया था, इस कारण से यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो पुस्तक थी वो थी ज्योग्राफिया। कौन सी पुस्तक थी इनकी? ज्योग्राफिया। इसी प्रकार से भूगोल शब्द का ध्यान रहे, ज्योग्राफी शब्द दिया है इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने। लेकिन भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है भारतीय विद्वान वरहमियर के द्वारा। किसके द्वारा? वरहमियर के द्वारा अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भूगोल शब्द वरहमियर ने दिया है, जबकि ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में हम्बोल्ट व रिटर महोदय को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भूगोल की एक अलग विषय के रूप में क्या की है? स्थापना की है। तो इस वजह से इस द भूगोल के पिता तो इरेटोस्थनीज है, और आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? हम्बोल्ट व रिटर महोदय, क्योंकि इन्होंने भूगोल विषय की अलग से स्थापना करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें आगे अपन, तो भूगोल विषय की अध्ययन पद्धतियां, कि अब भूगोल विषय को पढ़ा कैसे जाए।
भूगोल विषय का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए? देखो, अध्ययन करने की मूल रूप से दो विधियां होती है। एक क्रमबद्ध तरीका या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होता है, और एक होता है प्रादेशिक तरीका या रीजनल ज्योग्राफी। अर्थात अपन जैसे कि एक कारक को लेके, किसी एक कारक को अपन ने ले लिया और उस एक कारक का संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो होता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या क्रमबद्ध तरीका। या किसी एक प्रदेश को लेकर उसके सभी कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रादेशिक तरीका या रीजनल ज्योग्राफी। अब आप इधर ध्यान दें थोड़ा सा कि भूगोल विषय का अध्ययन मूल रूप से दो पद्धतियों के द्वारा किया जाता है, क्रमबद्ध तरीके से और प्रादेशिक तरीके से, जिन्हें क्रमशः क्रमबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। अब क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का मतलब होता है कि अध्ययन की वह पद्धति जिसमें किसी एक विशेष कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है। बताया मैंने कि किसी एक कारक को लेकर, जैसे कि मैंने पठार ले लिए, क्या ले लिए? पठार ले लिए। अब पठार का मैंने एशिया महाद्वीप के पठारों का अध्ययन किया, फिर अफ्रीका महाद्वीप के पठारों का अध्ययन किया, फिर यूरोप महाद्वीप के पठारों का, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अर्थात एक कारक को लेकर मैंने संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। तो यह तरीका तो कौन सा हुआ आपका? सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। समझ में? दूसरा तरीके की अपन बात करें तो दूसरा तरीका जो होता है, अब देखो, प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? इरेटोस्थनीज को। प्राचीन समय में क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज महोदय ने। लेकिन आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? हम्बोल्ट महोदय को। ठीक है, अब ध्यान दें, जैसे कि ये कुछ कारक हैं आपके, जैसे कि इस भौतिक कारक है, जलवायु है, वर्षा है, कृषि है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है। अब जैसे कि मैंने एक कारक को ले लिया, कौन से कारक को? भौतिक कारक को ले लिया, और उसका एक प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया, बी के संदर्भ में अध्ययन किया, सी के संदर्भ में अध्ययन किया, और डी के संदर्भ में उसका क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। अर्थात एक कारक का अध्ययन पूरा हुआ। फिर दूसरे कारक को लिया मैंने, वही ए का अध्ययन, बी का अध्ययन, सी का अध्ययन और डी का अध्ययन। फिर तीसरे कारक को लिया, ए, बी, सी और डी का अध्ययन कर लिया। तो ये तो कौन सा तरीका हुआ आपका? क्रमबद्ध तरीका। और एक प्रदेश लिया मैंने, कौन सा? ए प्रदेश। और ए प्रदेश में पहले मैंने भौतिक कारक पढ़े इसके, फिर जलवायु पढ़ी, फिर वर्षा पढ़ी, फिर कृषि पढ़ी, फिर सामाजिक कारक पढ़े, फिर आर्थिक कारक पढ़े। फिर मैंने बी प्रदेश लिया, बी के फिर भौतिक, जलवायु, वर्षा, कृषि, इस प्रकार से मैंने एक एक कारकों का क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। तो जब किसी एक प्रदेश को लेके सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है तो प्रादेशिक तरीका, और एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो वो क्रमबद्ध तरीका। ठीक है, अब अपन बात करें तो प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन हो गए? इरेटोस्थनीज। और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन हो गए? हम्बोल्ट महोदय। अब अपन बात करें दूसरा तरीका जो है वो है प्रादेशिक तरीका या रीजनल ज्योग्राफी। अर्थात एक प्रदेश को लेकर सभी कारकों का क्या करना? अध्ययन करना। इस पद्धति में किसी एक प्रदेश को लेकर संपूर्ण भौतिक कारकों के संदर्भ में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही प्रादेशिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत का अध्ययन, भारत के अपन ने भौतिक कारक पढ़े, उसकी जलवायु पढ़ी, उसकी जो आपकी जो कृषि है, सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, जब अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान के कारकों का अध्ययन किया, फिर बांग्लादेश के, फिर चाइना के, फिर अफगानिस्तान के, तो एक एक प्रदेश को लेकर जब सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है तो वो कौन सा तरीका होगा? प्रादेशिक तरीका। अब प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है तो वो है हिकेटियस महोदय, जबकि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है? कार्ल रिटर महोदय।
तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है? कार्ल रिटर। और प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस महोदय। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें मानव भूगोल का अर्थ क्या है, तो 19वीं शताब्दी में भूगोल विषय की स्थापना के साथ ही भौतिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक भारण देने के परिणाम स्वरूप मानव भूगोल की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। आपको मैंने बताया कि जैसे ही भूगोल विषय की स्थापना होती है तो भूगोल विषय में मूल विषय वस्तु किसको माना गया? भौतिक कारकों को मूल विषय वस्तु माना गया। इसमें मानव को महत्व नहीं दिया गया, अर्थात भौतिक कारकों पर अपन ने क्या दिया? आवश्यकता से अधिक वेटेज दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस विषय की प्रासंगिकता कम होने लगती है। और जब हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय को यह पता चलता है कि इस विषय का महत्व धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो वो इसमें मानव को महत्व देते हैं और इसी के साथ ही मानव भूगोल की क्या होती है? उत्पत्ति मानी जाती है। मानव भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण कारकों प्रकृति व मानव के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रकृति प्लस मानव, दो चीजें हो गई अपने पास में, प्रकृति प्लस मानव, इनके बीच में क्या संबंध पाए जा रही हैं, इन संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है। अर्थात भौतिक जगत व मानवीय जगत के बीच के संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय ही क्या है? मानव भूगोल। इसमें मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा इन घटनाओं के घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो समझना इस चीज को कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, मानवीय परिघटनाएं अर्थात मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों का स्थानिक वितरण, जैसे कि भूमध्य सागरीय कृषि अपन ने पढ़ी। भूमध्य सागरीय कृषि किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसी प्रकार से अपन देखें तो वाणिज्य कृषि भी विशेष रूप से किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, स्थानिक रूप से पाई जाती है। या अपन कहें कि चलवासी पशुचारण है, वो किसी विशेष रूप में पाया जाता है। तो मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण कैसा है, स्थान विशेष में उनका क्या महत्व है। उसी प्रकार से इन घटनाओं के घटित होने के कौन से कारण होते हैं, जैसे कि अपन ने भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ी, तो ये पर्टिकुलर एक विशेष भूमध्य सागर के चारों ओर वाले क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहां पर शीतकालीन वर्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है वहीं पर ही ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो वहां पर भूमध्य सागरीय कृषि होने का मूल कारण क्या है, वो अपने को ढूंढना होता है। इसी प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कि विश्व के विभिन्न भागों में कुछ देश बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ देश बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनकी सामाजिक स्थिति किसी की अलग है, किसी की अलग है। जैसे कि अपन ने देखा था कि जो विकसित कंट्रीज है वहां पे पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जबकि जो अविकसित कंट्रीज है वहां पर आज भी पुरुषों के समान महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजों का अध्ययन करना ही कौन से विषय का मूल काम है? मानव भूगोल का। ठीक है। अब मानव भूगोल की अपन परिभाषाओं की बात करें तो रेटजेल महोदय के अनुसार जो परिभाषा रेटजेल महोदय ने दी है, रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल की स्थापना में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कारण से रेटजेल महोदय को मानव भूगोल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मानव भूगोल के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो कौन है वो? रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। इन्होंने भी क्या बात कही है कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज
और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। अर्थात इन्होंने भी मानव व प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों को ही क्या दिया है, महत्व दिया। इसी प्रकार से एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। इन्होंने ये माना कि पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, अर्थात पृथ्वी पर होने वाली क्रियाएं क्या है, स्थिर नहीं है, उनमें क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से क्रियाशील मानव, जो मानव अपने ज्ञान बुद्धि तर्क क्षमता के बल पर क्या कर रहा है, अपने आप में परिवर्तन कर रहा है। तो इन दोनों के वजह से जो अपने आप में परिवर्तन हो रहे हैं, जो समाज में कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, उन संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। इसी प्रकार से विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही मानव भूगोल कहते हैं। अब इन्होंने भी क्या माना है कि भौतिक नियमों तथा जीवों के मध्य जो अध्ययन हो रहा है या उनके बीच में जो संबंध बन रहे हैं, उन संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल। ठीक है, तो ये मानव भूगोल की 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो रेडजेल महोदय के द्वारा दी गई है। रेडजेल महोदय की शिष्या थी एलेन चर्चिल सैंपल, जो अमेरिका की निवासी थी और उन्होंने अमेरिका में जाकर भूगोल विषय को महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया था। इनका महत्वपूर्ण योगदान जाना जाता है अमेरिकन भूगोल में। उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। और विडाल डीला ब्लास का फ्रांस भूगोल में या फ्रांस स्कूल में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहा है कि कोई ना कोई 3 जो परिभाषाएं आपको दी हुई है उसमें न किसी विद्वान की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि रेडजेल महोदय के द्वारा मानव भूगोल की कौन सी परिभाषा दी गई है, प्रश्न ऐसा बन सकता है। यह प्रश्न बन सकता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो प्रश्न आपका किसी भी तरीके से बन सकता है। आगे की क्लास में अपन मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।